गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त को राजस्थान और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की गई है। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई छोटे शब्दों में यूँ समझ लीजिए, आगे मैं समझाता हूँ अभी। और तो अभी यूँ समझ लीजिए कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई जो ये होती है, ये बेसिकली क्या करती है, दवाइयों के जो मूल्य होती है उनको कंट्रोल करने में, और अगर कोई मूल्य से ज़्यादा बेचता है तो उस पर कार्रवाई करने में, इस तरह का ये काम करती है। तो अभी जो ये मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, वो की गई है कर्नाटक राज्य में। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा, ठीक है, पहली बात तो ये बात याद रखेंगे, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं श्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की घोषणा की है। अच्छा, PMRU की जो स्थापना है किस किस के सहयोग से होती है, देखो, एक तो होती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। NPPA वो संस्था है पूरे देश में, ठीक है, जो देश भर की दवाइयों की जो अपने कह सकते हैं कि कीमतें निर्धारित रखता है, उसको नियंत्रण में रखता है। तो अगर सबसे ऊपर की कोई संस्था है जो दवाइयों की कीमतें उनके मानक तय करता है तो वो NPPA है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार और कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इस PMRU की स्थापना की गई है। तो ये PMRU, देखो ये क्या है, जो PMRU होती है ये बेसिकली एक पंजीकृत सोसाइटी होती है और ये राज्य स्तर पर राज्य औषध नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में काम करती है। देखो, यूँ समझ लीजिए कि सबसे ऊपर होता है अपने पास में NPAA। NPAA ने क्या किया, नीचे एक PMRU की स्थापना कर दी। अब PMRU किसकी देखरेख में काम करेगा, जो भी राज्य होगा वहाँ पर उस राज्य में एक दवाइयों की कीमतें तय करने वाली कोई अन्य संस्था भी तो होगी, ठीक है, तो उसकी देखरेख में काम करता है। और PMRU के जो भी सारे खर्चे होते हैं, चाहे कैसे भी खर्चे हो, उसको वहन कौन करेगा, NPAA करेगा। देखो, PMRU का कार्य क्या है, PMRU का जो कार्य है वो प्राथमिक कार्य तो ये है कि दवाओं की कीमतों की निगरानी रखे, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाएं। इसके लिए वो राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPAA की क्या करें, सहायता करें। तो पहला कार्य हुआ दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जो NPAA काम कर रहा है उसमें उसकी सहायता करें। दूसरा, अब NPAA चूंकि केंद्र की एजेंसी है तो उसको राज्यों में भी कोई ना कोई अपना एक क्या कहते हैं कि एजेंसी चाहिए होगी जो उसको बता सके कि राज्य में किस तरह की कौन सी स्थिति चल रही है। तो NPAA की ये जो है PMRU, ठीक है, ये राज्य के बारे में सूचना देती रहती है NPAA को कि इस राज्य में इस दवाई की इतनी मतलब कमी है, इतनी वृद्धि है, इसके मूल्य को इतना बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। जो सारी सूचना है वो PMRU किसको प्रदान करेगी, NPAA को करेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा मजबूत करने और दवाओं को किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराने, ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, PMRU का मेन मकसद ये है कि दवाएं जो हैं उनके मूल्य से ज़्यादा में ना बेची जाए और दवाओं के नमूने एकत्र करने, डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने, औषधि मूल्य नियंत्रण के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने। कार्रवाई किन पर, जो अपने पास में दवाओं को उच्च मूल्य बढ़ा करके बेचते हैं, ठीक है, जो नियत दाम है उससे ज़्यादा में बेचते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए जो भी लिस्टें विस्टें जो भी बनाएगा वो सारी ये PMRU बनाएगी। तो PMRU के बारे में क्या होगी, PMRU जो होगी अपने पास में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई कहते हैं इसे, ठीक है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूटिलिटी जैसा बोल सकते हो, ठीक है। तो PMRU किसके अंडर में आई, NPAA के अंडर में आई। किसके साथ मिलकर काम करेगी, राज्य के जो भी स्टेट ड्रग कंट्रोल है उनके साथ में काम करेगी, ठीक है। इसका लेखा जोखा, इसका खर्चा कौन वहन करेगा, NPAA करेगा। क्या काम करेगी, जो भी राज्य हैं उसमें वो दवाओं की निगरानी रखेगी, दवाओं के मूल्य को ध्यान में रखेगी और जो भी दवाओं को ज़्यादा कीमत से बेचता है उनकी लिस्ट तैयार करके NPAA के पास भेजेगी ताकि कार्रवाई कर सके। तो NPAA ने ऐसे PMRU काफ़ी जगह खोल रखे हैं, जैसे देखो केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, काफ़ी जगह करीबन 12 राज्यों में ऐसे PMRU की स्थापना कर चुके हैं। अब NPAA चाहती है कि हमारे देश में जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में ये PMRU की क्या हो जाए, स्थापना हो जाए। तो ये पूरे देश में PMRU की स्थापना करना चाहती है। तो अभी जो PMRU बना है वो कहाँ बना है, आपके पास में कर्नाटक में। तो बात कर्नाटक की है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। एक कर्नाटक की फेमस डांस फॉर्म है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान अगर किससे संबंधित है ये पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन का लॉन्च किया गया है।
तो रक्षा उत्पादन बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन जो लॉन्च किया गया, आप इस वर्ड पे गौर किया करो। अगर मोस्टली चीज़ें रक्षा से संबंधित है तो उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसका क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो उन्होंने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है सृजन। बेसिकली सृजन पोर्टल है क्या, अभी देखो आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह चल रहा है, 7 अगस्त से 14 अगस्त तक चल रहा था वो, ठीक है। तो इसमें कई घोषणाएं की गई। आपको पता है कि एक घोषणा ये भी की गई कि हम भारत के बाहर से 101 जो है डिफेंस उपकरण उनके आयात पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है। तो इसी आत्मनिर्भरता सप्ताह में एक अपने पास में पोर्टल और बनाया गया। इस पोर्टल का नाम रखा सृजन defense.gov.in, ठीक है। तो सृजन पोर्टल में देखो क्या क्या होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई DPSU पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, अगर हम ये जो सब चीज़ें हैं बाहर से कोई चीज़ें खरीद रही हैं, ठीक है। अभी भी देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको भारत से क्या करनी पड़ती है, भारत के बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो जो भी संस्थाएं, ठीक है, जो जो चीज़ें भारत से बाहर से खरीद रही है उनको इन्होंने क्या किया, इस पोर्टल पर डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने पास में आपको ये पोर्टल नज़र आ रहा होगा, सृजन defense.gov.in प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेक इन इंडिया डिफेंस। तो ये देखो ये सारी जो हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, GRSE, MDL, भेल, BML, बेल, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया, देखो इस वाले पोर्टल पर ये सब डाल दिया कि हम कौन कौन सी चीज़ें बाहर से मंगाने वाले हैं, भारत के बाहर से मंगाने वाले हैं। देखो ईयर ऑफ इंपोर्ट भी लिखा हुआ है कि 2019-20 में हम ये सब चीज़ें आयात करेंगे, 2020-21 की भी लिस्ट है इसमें, और 2018-19 में जो आयात किया था वो भी लिस्ट है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें देख करके किसको क्या पता चलेगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ। देखो अब जैसे कि मान लो BDL ने रिंग लेज़र गायरो मंगाया है, ठीक है। कितनी कीमत है इसकी, करीबन 499.2 मिलियन, ठीक है, इतनी करीबन इसकी कीमत है। तो अगर कोई भारत की स्वदेशी कंपनी, ठीक है, इस रिंग लेज़र गायरो को यहाँ बना सकती है देश में, तो वो क्या करेगी, इस वाले जो बटन पर क्लिक कर देगी ऐड टू शो इंटरेस्ट। तो ये वाला ऐड टू शो इंटरेस्ट चला जाएगा पीछे, तो ठीक है, पीछे चला जाएगा। तो वहाँ से आपके पास में एक कहते हैं ना कि कॉल आएगा, या यूँ समझ लो कि वहाँ से आपके पास में डेलीगेट्स आएंगे बात करने के लिए उद्योग के पास के, अच्छा क्या आप ये वाला लेजर गायरो बना सकते हो, तो वो कहेगा मैं बना सकता हूँ। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर इस स्वदेशी कंपनी को दे दिया जाएगा। तो मेन जो इस पोर्टल का शुभारंभ करने का फ़ायदा यही है कि इस वाले पोर्टल पर जो जो चीज़ें पड़ी हैं, अगर कोई भारतीय कंपनी खुद बना सकती है या किसी की मदद से बना सकती है तो हमको बताओ, ताकि हम इस चीज़ को भारत में ही बना लें और हमको भारत के बाहर से इस चीज़ों को आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। तो भारतीय उद्योग जो, देखो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो DPSU, OFB, HSQ है, जो अपनी वस्तुओं को इस पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो वे आयात कर रहे हैं। तो जो भारतीय उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार या OEM के साथ संयुक्त माध्यम से डिजाइन और विकसित और निर्माण कर सकते हैं, वो हमें बताओ, ताकि हम इन चीज़ों को घर पे ही बना लें, अपने भारत में बना लें, उनकी आयात करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये भी एक आत्मनिर्भरता सप्ताह के दौरान लॉन्च किया गया पोर्टल है। याद रखेंगे इस पोर्टल का नाम सृजन है, और ये लॉन्च किसने किया है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कैसे डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन DGNO नियुक्त किया गया। तो डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन नियुक्त किया गया अभी DK त्रिपाठी को। देखो नेवल ऑपरेशन है, नौसेना से संबंधित है, तो वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO नियुक्त किया गया है। तो बेसिकली आपको इनके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बस आपको ज़्यादा जानकारी क्या रखनी है, बस इतनी सी जानकारी रखनी है कि जो DGNO है नियुक्त किसे किया है, DK त्रिपाठी को। DK त्रिपाठी खुद क्या है, वाइस एडमिरल है, और इन्होंने पहले काम किया कहाँ, INS विनाश, INS कर्च और INS त्रिशूल पर ये कमान ऑलरेडी संभाल चुके हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। बाकी बातें, क्योंकि ये कौन थे, ठीक है, इन्होंने कहाँ का काम किया था, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये बात है कि DGNO नियुक्त किसे किया गया, DK त्रिपाठी को। DK त्रिपाठी खुद क्या वाइस एडमिरल है, और कहाँ काम कर चुके हैं वो, INS कर्च, INS त्रिशूल, ठीक है, आदि पर काम कर चुके हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं कि ये कहाँ काम किया है इन्होंने, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये मुख्यतः क्या होता है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। कौन है, ठीक है, इनका वर्तमान में पद क्या है, बस ये बातें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की है। तो ये याद रखेंगे, DGNO किसे नियुक्त किया गया है, DK त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टेप अप मॉड्यूल नीति आयोग ने जो ये लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है नास्कॉम के साथ मिलकर के, ठीक है। देखो 14 अगस्त 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एक मिशन चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। और इस मिशन के तहत इसने नास्कॉम के साथ किया एक समझौता। अच्छा, नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नास्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल
एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नीति आयोग ने एक समझौता किया है नास्कॉम के साथ, कौन से मिशन के तहत? AIM, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ये क्या करेंगे, एक ऐसा मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक तरह का पूरा प्रोग्राम होता है एक, ठीक है, जिसे आप मतलब बच्चे जो हैं कंप्यूटर पर से देख सकेंगे। इस मॉड्यूल के बारे में सिखाया क्या जाएगा? इस मॉड्यूल में सिखाया जाएगा AI शिक्षा के बारे में, ठीक है। AI का मतलब क्या होता है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जो जो बातें बच्चों को बतानी चाहिए वो इस मॉड्यूल के तहत क्या पढ़ाई जाएगी बच्चों को। क्योंकि अब देखिए AI के बारे में जानकारी प्रदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप डेली में जिस गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अमेजोन के एलेक्सा या फिर एप्पल का सीरी है, ये किस पर डिपेंड है? ये सारी की सारी AI तो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है। तो यूँ समझिए इन फ्यूचर में AI का काम बहुत ज़्यादा बढ़ना है। तो अभी स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए और स्कूली शिक्षा के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें सिखाने के लिए जो नीति आयोग ने, ठीक है, एक समझौता किया है नास्कॉम के साथ और एक मॉड्यूल तैयार कर लिया। इस मॉड्यूल का नाम क्या है? इस मॉड्यूल का नाम है AI बेस्ड स्टेप अप मॉड्यूल, ठीक है। ये बच्चों को सिखाएगा AI के बारे में। तो इतनी बातें याद रखेंगे अपने इस पोर्टल के बारे में। इस मॉड्यूल को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया था, जिसमें CEO, किसके CEO? नीति आयोग के CEO कौन है? मिस्टर अमिताभ कांत। मिशन डायरेक्टर, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है? श्री R रमनन। और नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? देवजनी घोष। ये तीनों की तीनों इसमें क्या थी? शामिल थी, ठीक है। तो ज़्यादा बातें को छोड़ दें, मेन बातें याद रखेंगे। क्या बातें याद रखेंगे? नीति आयोग, उसका कौन सा मिशन? AIM, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। समझौता किया किसके साथ? नास्कॉम के साथ। क्यों किया? AI स्टेप अप मॉड्यूल बनाने के लिए। क्या काम आता है? बच्चों को AI शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। नीति के बारे में जान लेते हैं। देखो, नीति आयोग की फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और फिलहाल में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो अध्यक्ष भी हुए नरेंद्र मोदी। और CEO जो है वो कौन है? अमिताभ कांत। तो इतनी बातें नीति आयोग के बारे में याद रखेंगे अपने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ने किस राज्य के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो टेरी ने अभी असम के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेसिकली इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूरा नाम है FEWS। बताता हूं मैं, देखो, FEWS इसका मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। E का मतलब अर्ली, ठीक है। W का मतलब वार्निंग और S का मतलब सिस्टम। तो इन्होंने ये फ्यूज लॉन्च किया बेसिकली। तो टेरी ने लॉन्च किया ये FEWS सिस्टम। अब ये करता क्या है? देखो, ये क्या करता है, उससे पहले ये जान लो कि टेरी ने इसको किसके साथ मिलकर बनाया। टेरी ने इसको NMRD क्या होता है? NMRD होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके सहयोग से तैयार किया है। इसके अलावा टेरी ने NMRD का तो सहयोग लिया, इसके अलावा IMD का भी सहयोग लिया है, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया FEWS, बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। किसके लिए बनाया? गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी कहाँ है? असम में स्थित है, ठीक है। तो चूंकि पता है कि असम का जो इलाका है ये गुवाहाटी वाला, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि भारी बारिश और बाढ़ें आती रहती हैं। तो ये उपकरण जो है वो क्या करेगा? वो वहाँ के अधिकारियों को बता देगा कि भाई देखो, बारिश आने वाली है, बाढ़ का खतरा है, आप पहले से ही जो भी प्रबंधन करना है आपदा का कर लो, ठीक है। और ये सब बताता कैसे है? देखो, आपको पता है कि भारतीय मौसम विभाग के पास में बड़े बड़े उपकरण हैं, ठीक है। एक उपकरण ये भी है WRF, मौसम अनुसंधान पूर्वानुमान, ठीक है। ये जो मॉडल है भारतीय मौसम विभाग का, इस मॉडल का यूज़ करेगा ये। तो क्या करेगा? इस वाले मॉडल का यूज़ करके ये पता लगाएगा कि भाई अब बारिश आने वाली है क्या, ठीक है, 3 दिनों में कितनी बारिश आ सकती है, और मान लो अगर बारिश आई तो कितना बाढ़ का खतरा है, और बाढ़ का खतरा है तो किस जगह पर्टिकुलर बाढ़ का खतरा। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर काम करता है ये सड़क स्तर तक की सटीकता बता देता है। मतलब इसको ये भी पता चलता है कि गुवाहाटी में किस सड़क पर पानी ज़्यादा आएगा और किस सड़क पर पानी कम आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें, इतनी डिटेल में ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके पास में, ये जो सिस्टम है वो बता पाएगा, ठीक है। तो FEWS जो है अपने पास में लॉन्च किया है टेरी ने। किसके लिए लॉन्च किया है? असम में, गुवाहाटी के लिए लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि बाढ़ के खतरों के बारे में ये वहाँ के अधिकारियों को पहले से ही सूचित कर सके कि भाई बाढ़ आने वाली है, आपको जो भी प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करना है वो कर लो, ठीक है। इससे जान और माल की दोनों की क्षति को क्या कर सकते हैं? बचाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बात है असम की, तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिशपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। डांस फॉर्म क्या है? सतरिया और बिहू। सतरिया काफ़ी बार पूछा जाता है, असम का फेमस है। इसके अलावा असम फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। क्यों फेमस है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है यहाँ पर, और अभी एक गोल्डन लॉयन भी यहाँ पर दिखा था, तो उसके लिए भी काफ़ी चर्चा में रहा है असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किन दो शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया? तो अभी भारत ने दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन चलाई है, इससे पहले भी चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है वो चलाई गई है बरौनी से टाटानगर के बीच में। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, तो ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक ट्वीट है। इस ट्वीट में क्या लिखा गया? भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन। ठीक है, भारतीय रेल किसानों के व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कड़ी में आज दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटानगर के बीच दूध की सप्लाई हेतु चलाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो दूसरी ट्रेन जो चलाई गई है वो बरौनी से टाटानगर के बीच चलेगी, और मेनली किसके लिए चलेगी? दूध की सप्लाई के लिए चलेगी। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में बोकारो स्टील सिटी, हटिया, टाटानगर आदि में क्या करेगी? दूध की सप्लाई करेगी। इसमें देखो, ध्यान रखो, 4 टैंकर होंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसमें 4 टैंकर होंगे, जिसमें से एक एक टैंकर तो होगा बोकारो स्टील सिटी और हटिया के लिए, और 2 टैंकर हो गए टाटानगर के लिए। इससे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी, जो पहली किसान ट्रेन थी, वो कहाँ चली थी? वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली गई। तो पहली ट्रेन तो चली थी देवलाली से दानापुर तक, और ये जो दूसरी ट्रेन चली है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? बरौनी से टाटानगर तक। आप ये वीडियो देखिए, ये रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाला था। ठीक है, ये देखो, ये इस ट्रेन का क्या किया गया, इसने शुभारंभ किया है। ठीक है, ये दूसरी किसान पार्सल ट्रेन है। बेसिकली इसमें क्या रहेगा? इसके अंदर ऐसे दूध के कंटेनर हैं जिसमें दूध खराब नहीं होता है, ताकि किसान जो है अपने जो उत्पाद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है फटाफट पहुंचा सके बिना खराब किए। ठीक है, वरना किसानों को अपने लोकल स्तर पर चीज़ें बेचनी पड़ती थी। अब आप यूँ समझिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में चीज़ें बेच रहे हो। तो ये देखो, ये आपके पास में पहला टैंकर। ठीक है, उसके बाद में देखो काफ़ी बड़ा टैंकर है ये। फिर ये है आपके पास दूसरा टैंकर। ठीक है, मैंने कितने बताए थे? इसमें 4 टैंकर। देखो, ये गया तीसरा टैंकर आपके पास में, और इसके बाद में और एक और आएगा, ये चौथा टैंकर। तो इसमें 4 टैंकर हैं दूध की आपूर्ति के लिए। काफ़ी बड़े बड़े टैंकर बनाएंगे। इसके बाद में ये थोड़े बहुत माल को ले जाने के लिए अलग से डब्बे इन्होंने लगा रखे हैं। तो याद रखेंगे, बरौनी से टाटानगर के बीच में चलाई गई है ये किसान रेल परियोजना। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया? तो अभी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब लॉन्च किया था? 15 अगस्त 2020 को, जब 74वें स्वाधीनता दिवस समारोह में उन्होंने संबोधन दिया था। तो एक मिशन लॉन्च किया, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। क्या होगा इस मिशन के अंदर? देखो, जैसे आप लोगों के पास में एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या करता है? आधार कार्ड में डेटा होता है आपका सारा, कि आपकी डीओबी का है, आप कहाँ रहते हो, ये सब चीज़ें आधार कार्ड रखता है। उसी तरह से आपको एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड में क्या होगा? इस हेल्थ आईडी कार्ड में आपको कौन कौन सी बीमारी है, आपने कौन कौन सी चिकित्सा ले रखी है, आपको कौन कौन सी दवाई दी गई है, इसके अलावा कौन कौन सा आपने ऑपरेशन कराया है, कौन सी सर्जरी कराई है, इस सब के बारे में जो जानकारी होगी वो आपके पास में हेल्थ आईडी कार्ड में होगी। आपको अब बाद में क्या होगा कि कहीं पर भी अगर मान लो इलाज कराने के लिए जाना है, तो आप हॉस्पिटल में जाओ, बस ये हेल्थ आईडी निकालो और सामने वाले को दे दो। तो हेल्थ आईडी को स्कैन करेगा और पता चल जाएगा आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है, क्या इलाज चल रहा है, ठीक है, या कौन सा इलाज लिया जा चुका है, वो इलाज कितना सक्षम है। तो भारत के बाहर के देशों में ऐसी चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन अभी भारत में इस जो योजना का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो अपने पास में ये हेल्थ आईडी मिलेगी, ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलेगी, और इस मिशन का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पहले इस वर्ड का मतलब समझो। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये उच्चायुक्त होता है और एक होता है राजदूत, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। ठीक है, काफ़ी बार आप देखोगे, कई बार सवाल ऐसा आता है कि हाल ही में किसी नया राजदूत नियुक्त किया गया है, और कई बार ऐसा आ गया कि बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो कभी तो ये उच्चायुक्त कह देते हैं, कभी ये राजदूत कह देते हैं। तो बेसिकली इनमें जो एक डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको ये मैप दिख रहा है वर्ल्ड का, इसमें जो ये हरे कलर की कंट्री है, ये सारे के सारे जो हरे कलर के देश हैं, ये हैं कॉमनवेल्थ देश। ठीक है, कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो इन्हीं देशों के बीच में होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स अपने पास में जो देश हैं, ठीक है, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखो, ये जो सारे देश हैं वो एक टाइम पर अंग्रेजों के अधीन थे।
ठीक है, सारे के सारों ने, ठीक है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही थी, अंग्रेजों का इन पर कब्जा था। जब अंग्रेजों ने इनको स्वाधीनता दे दी तो ये सभी देश इकट्ठा आए और इन्होंने एक संगठन बनाया, कॉमनवेल्थ। तो अब यूँ समझो कि अगर भारत का कोई भी IFS अधिकारी इन देशों में जाएगा, कॉमनवेल्थ देशों में, ठीक है, तो उसे कहा जाता है अपने पास में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। और ये जो देश हैं, देखो जो हरे कलर के नहीं है, ठीक है, इन पर किसी का कब्जा था नहीं। जैसे कि अपने पास में USA हो गया, ये रशिया हो गया, चाहे अपने सारा सरीशिया पड़ा है, ये चाइना पड़ा है, ठीक है, UAE है, इनमें पहले किसी का कब्जा नहीं था। तो अगर भारत कोई अधिकारी इन देशों में नियुक्त करता है तो उसे कहा जाता है राजदूत। ठीक है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस समझेंगे अपने कि अगर, ठीक है, इन कॉमनवेल्थ देशों में कोई IFS अधिकारी जाता है तो उन्हें कहा जाता है हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। और जो बिना कॉमनवेल्थ देश है उसमें अगर कोई IFS अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है अपने पास में राजदूत। ठीक है, तो एम्बेसडर बैठता है एम्बेसी में और जो हाई कमिश्नर होता है वो कमिश्नरेट ऑफिस में बैठता है। तो अभी फिलहाल में ये देखो, आप बांग्लादेश ये पड़ता है, तो बांग्लादेश आपको दिख गया होगा, एक कॉमनवेल्थ नेशन है। ठीक है, और अगर कॉमनवेल्थ है तो यहाँ पर किससे नियुक्त किया जाएगा, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। इसलिए आपसे पूछा था कि किसे बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो वो किया गया विक्रम दोरी स्वामी को। तो विक्रम दोरी स्वामी नए उच्चायुक्त है बांग्लादेश के। विक्रम दोरी स्वामी, ये देखिए पिक्चर्स में, ये 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं। और मैंने कहा था ये जो भारत नियुक्त किए जाते हैं बाहर वो मोस्टली IFS अधिकारी ही होता है। ये स्थान लेंगे शिव गांगुली दास का। तो इतनी बातें याद रखेंगे। बांग्लादेश में अपने पास में उच्चायुक्त नियुक्त हैं, वो कौन है, विक्रम दोरी स्वामी। तो मैप में बात कर लेते हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने 1971 में, ठीक है, जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनके लिए एक शहीद स्मारक बनाने की क्या की है, घोषणा की है। तो ये बात भी याद रखेंगे आप। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे चुना गया है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी की है, इसमें भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है आपके पास में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। देखो, अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय का पहला नाम क्या था, शिक्षा मंत्रालय पहले जाना जाता था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के नाम से है। मंत्री कौन है, कौन केंद्रीय मंत्री हैं इसके, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो जैसे ही कोई वर्ड आए, जैसे शिक्षा मंत्रालय आ गया, तो उसके बारे में सारी बातें रिवाइज करते रहा करो, तभी चीज़ें याद रहेंगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी की है और इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय चुना गया है। ठीक है, ये देखो 90% अपने पास में स्कोर आया इसका जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो दिल्ली के अंदर है। दूसरे स्थान पर है 83% स्कोर के साथ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की। तीसरे पर है 82% स्कोर के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली। और चौथे पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी UP। ठीक है, तो 4 आपके लिए मैं ये यूनिवर्सिटीज़ लाए हूँ उनकी रैंकिंग के साथ में। तो टॉप किसने किया, जामिया मिलिया इस्लामिया ने। इससे पहले भी देखो 1 जून 2020 में एक रैंकिंग निकाली थी, वो NIRF ने निकाली थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो रैंकिंग थी ये NIRF की है, और अभी जो रैंकिंग निकली है वो शिक्षा मंत्रालय ने निकाली है। तो जो NIRF की रैंकिंग थी उसमें तो टॉप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने, लेकिन जो अभी अपने पास में शिक्षा मंत्रालय ने जो ये रैंकिंग निकाली है इसमें टॉप किसने किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। तो इतनी बातें अपन इस क्वेश्चन के बारे में क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये क्रिकेट के फैंस के लिए काफ़ी हताशाजनक खबर है कि अभी महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो पहला मैच खेला था वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। ठीक है, उसी में भी वो रन आउट हुए थे, और जो लास्ट मैच खेला था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, उसी में भी रन आउट हुए थे। और एक बात और है कि वो रन आउट हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 7:29 पर। तो उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर लिखा कि अब तक आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद, शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड समझिए। तो ये इस टाइम का जिक्र कर रहे थे जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रन आउट हुए थे। तो उन्होंने आखिरकार संन्यास की घोषणा कर दी। और आपको पता है कि ये काफ़ी यूँ समझ लिए कि हताशाजनक खबर है, क्योंकि ये अब तक के सबसे सफलतम कप्तान माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और इन्हीं के एक मित्र सुरेश रैना, ठीक है, इन्होंने भी अपने इनके नक्शे कदम पर चलते हुए संन्यास की घोषणा कर दी। तो सुरेश रैना ने भी अपने पसंदीदा कप्तान और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो रैना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि माही, आपके साथ खेलना शानदार रहा, पूरे गर्व के साथ इस यात्रा में मैं आपका साथ देता हूं, धन्यवाद भारत, जय हिंद। तो इन दोनों ने, अभी महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। लेकिन इनका गेम अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि IPL अभी भी बाकी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लोयन को लॉन्च किया गया। तो अभी मैं
प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन और प्रोजेक्ट जो लोयन है वो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2020 को, जब 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक तो था प्रोजेक्ट लोयन और एक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट लोयन किस बारे में? प्रोजेक्ट लोयन जो है वो है एशियाई शेरों के संरक्षण के बारे में। देखो, एशियाई शेर जो हैं अपने भारत में पाए जाते हैं गुजरात के गिर अभयारण्य में। जो ये जो गिर अभयारण्य में उसमें सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। पर हुआ क्या था कि अभी जनवरी 2020 में गिर में लगभग 92 शेरों की मृत्यु हो गई थी और 2018 में यहाँ पर एक वायरस फैला था, कैनाइन डिस्पेंटर वायरस। इसके प्रकोप के कारण 59 शेरों की मौत हो गई थी। तो हुआ इस वजह से हुआ क्या कि एशियाई शेर जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हुए जा रहे हैं। तो अब उनके संरक्षण के लिए ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट लोयन। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उनके आवास के, उनकी हैबिटेट कैसी है और उनके विकास पर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो मानव और वन्य जीव के बीच का संघर्ष है उसको भी क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। तो याद रखेंगे, अभी एक पोर्टल हाथी और इंसानों के जो बीच में संघर्ष होता है उसको रोकने के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? सुरक्षा। ठीक है, उस पोर्टल का नाम था सुरक्षा। और प्रोजेक्ट लायन में किसके संरक्षण की बात हुई है? एशियाई शेरों की। उसी तरह से जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो किनके संरक्षण की बात करती है? वो करती है देश के नदियों और महासागरों में जो डॉल्फिन है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, अभी डॉल्फिन का जो है काफ़ी मात्रा में अवैध शिकार जो बढ़ चुका है, तो उसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। क्योंकि डॉल्फिन जो होती है काफ़ी बुद्धिमान जीव होती है और अपने भारत में लगभग 3700 गंगा नदी डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन गंगा नदी में रहती है मुख्यतः, इसलिए इसका नाम पड़ेगा गंगा नदी डॉल्फिन। और एक इंपॉर्टेंट बात आप भी ये ध्यान रखोगे कि गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलीय पशु है वो गंगा नदी डॉल्फिन ही है। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक था प्रोजेक्ट लोयन और एक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये देखिए, ये है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी एक्वेटिक डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन। और ये है अपने पास में एशियाटिक लोयन, इस तरह से दिखते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन चुके हैं? सबसे अधिक सेवा देने वाले मतलब जिनका टेन्योर सबसे ज़्यादा चला गया अभी, वो बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है? ये 4थे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनकी सेवा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सेवा देने वालों में सबसे पहले नंबर जो थे वो हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये रहे थे 16 वर्ष 286 दिनों तक प्रधानमंत्री। तो 16 साल 286 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, तो टॉप नंबर पे यही है। दूसरे नंबर पर जो प्रधानमंत्री रही थी वो 15 साल 350 दिनों तक रही थी इंदिरा गांधी, तो दूसरे नंबर पे ये हैं। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं। ये 10 साल 4 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। और जो चौथे नंबर पर आ चुके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उन्होंने अपने पास में अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो लगभग 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो अभी हाल ही में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा और चौथे प्रधानमंत्री बन गए जो सबसे लंबी सेवा दे रहे हैं या सबसे लंबे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी सेवा देने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं तो वो भी नरेंद्र मोदी है। देखो, सबसे लंबी सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में तो स्थान है इनका चौथा, लेकिन अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो ये पहले स्थान पर है सबसे लंबी सेवा देने वाले में। इससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इससे पहले के जो भी थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सभी कांग्रेसी थे। तो बीजेपी के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है अभी। और आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया और ये गैर कांग्रेसी है। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू ने अपने पूरे कार्यकाल में 17 बार झंडा फहराया था, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 7 बार झंडा फहराया। इसमें 2020 का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी इंक्लूड है। ठीक है, उसको मिला करके अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार झंडा फहराया। तो ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता है जो इतनी बार झंडा फहरा चुके हैं। ठीक है, तो ये तो है जिनका टेन्यूर जो है सबसे लंबा रहा। अच्छा, सबसे छोटे समय तक, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं?
तो ये देखिए भारत के सबसे कम अवधि के जो प्रधानमंत्री हैं उनका रिकॉर्ड है गुलजारी लाल नंदा के पास में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, सबसे लंबा रिकॉर्ड तो जवाहरलाल नेहरू के पास चला गया, लेकिन सबसे छोटे कम अवधि के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, वो रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था ताशकंद में, तो ये रहे थे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी, करीबन 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो अगर सबसे छोटे या कम अवधि के प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड है तो वो गुलजारी लाल नंदा के पास है। तो इतनी बातें ये याद रखेंगे अपने। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले की पुलिस द्वारा बाल श्रम रोकने के लिए 1 से 31 अगस्त तक ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान चलाया जा रहा है? तो अभी जोधपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, जोधपुर पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान में बाल श्रम को रोकने के लिए 1 से 31 अगस्त तक ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान चलाएगी। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर देखो होता क्या है, गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी और बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी एक बैठक हुई थी पुलिस उच्चायुक्त आलोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई अपन आशा अभियान द्वितीय चलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि कई जो कारखाने होते हैं, वैसे कॉमर्शियल कारखाने हुए या ढाबे हुए, होटल हुए, उन पर कई बच्चों को क्या किया जाता है, जबरन उनसे श्रम करवाया जाता है। ठीक है, तो उन ऐसे जो काम बच्चों से काम करवाते हैं उन लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो बच्चे जो है जो मुक्त कराए जाएंगे उनको बाल कल्याण समिति के माध्यम से समाज में फिर से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है आशा द्वितीय, ये कौन सी पुलिस ने शुरू किया? जोधपुर पुलिस ने शुरू किया है हाल ही में। फिर अभी राजस्थान में 17 जुलाई को बीरबल सिंह की याद में शहीद दिवस मनाया गया था। किस रियासत में पहली बार 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया था? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बच्चों को मोस्टली दिवस याद होते हैं, लेकिन ये दिवस याद नहीं होता कि ये बीरबल दिवस कब बनाया गया था। तो बीरबल दिवस बेसिकली बनाया जाता है बीकानेर में, याद रख लेना, ये बीकानेर का इंपोर्टेड दिवस है बीरबल दिवस। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, RSMSSB ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बीरबल दिवस जो वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, वो बनाया जाता है बीकानेर में। बाकी सारे दिवस बच्चों को याद होते हैं, ये एक ऐसा दिवस है जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो बीरबल दिवस मनाया गया था। अब याद है कि ये बीरबल सिंह जी थे कौन? देखो बीरबल सिंह जी तो थे, उनका जन्म हुआ था श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के अंदर। ठीक है, बात है 30 जून 1946 की। उस वक्त भारत को आज़ादी थी नहीं, तो राज्य देश की अवहेलना करते हुए तिरंगा लेकर एक जुलूस निकाला गया था। तो उसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले बीरबल सिंह जी की बाईं भुजा पर पुलिस ने लाठियां बांधी, जिससे खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी नहीं रुके। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ते गए। और जब वो रेस्ट आउट पहुंचे तो जवानों ने क्या किया, गोलियां, अंधाधुंध गोलियां दागी। तो उनके पैर पर लग गई 3 गोलियां। उन्हें कोशिश भी की हॉस्पिटल ले जाने की, लेकिन अंत तक उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अंतिम शब्दों में यही कहा कि इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूँ। और इसी के साथ 1 जुलाई 1946 को हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। तो बीरबल सिंह जी की याद में ही, ठीक है, ये बीरबल दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि बीकानेर में मनाया जाता है। और एक जो इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा है उसको बीरबल शाखा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर शाखा है उसको बीरबल शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये गंगानगर में एक चौराहा है, बीरबल चौराहा, वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखेंगे, अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1946 में पहली बार बनाया गया था और ये कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है बीरबल दिवस। आगे बढ़ते हैं, बात है राजस्थान की। तो यह है मैप में राजस्थान, राजधानी है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। स्थापना हुई थी राजस्थान की 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय पुष्प है रोइडा, राजकीय पक्षी है गोडावण, राजकीय पशु है चिंकारा। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर चंद्रमा की मिट्टी से स्पेस ब्रिक बनाने का तरीका विकसित कर लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी और आरपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो ने किसके साथ मिलकर चंद्रमा की मिट्टी से स्पेस ब्रिक का मतलब समझो, इसका मतलब अंतरिक्ष में काम आने वाली ईंटें, ब्रिक कहा जाता है ईंटें, बनाने का तरीका ढूंढ लिया। तो ये IISc बेंगलुरु के साथ में मिलकर बनाई है इसरो ने। देखो ये होता क्या, देखो ये रही पिक्चर उस स्पेस ब्रिक की। ठीक है, तो ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, उसने क्या किया, इसरो के साथ मिलकर के इस तरह की एक ईंटें बनाई। इस ईंटों में क्या क्या है, इस ईंटों में डाला उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी, एक डाला बैक्टीरिया और एक डाली ग्वार बीन, ठीक है, ग्वार की फलियां जैसे आप कहते हो, उनको मिला करके एक ईंट बना ली। तो ये ईंटें बनाई क्यों है? देखो अभी आपको पता है
कि विश्व के मोस्टली जो बड़े बड़े देश है वो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। तो इन फ्यूचर अगर मान लो चंद्रमा पर हमें कोई बस्ती बनानी हो, किसी तरह का कोई निर्माण काम करना हो, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो चंद्रमा के ऊपर, तो वो बनाएंगे कैसे? ईंटों की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब क्या ईंटें पृथ्वी से लेके जाएंगे? तो यूँ समझ लो कि अगर 1 पाउंड आप कोई निर्माण सामग्री पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाते हो तो आपके लगभग 7.5 लाख रुपए लग जाते हैं। सिर्फ 1 पाउंड सामग्री ले जाने के 7.5 लाख रुपए लग गए। इतनी ईंटें ले जाने में तो सोचो कितना खर्चा बैठा दोगे। तो इसलिए ईंटें ले जाओ मत, ईंटें वहीं बनाओ, ठीक है। और वहाँ बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ डेवलप की है अभी, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि किसी भी आवश्यक प्रकार के आकार में ईंटों को क्रिस्टलीकृत करने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ किया। आपको ये जो दिख रहा होगा इसमें ये आपको ये बेलनाकार आकार की ईंटें दिख रही है, इनको चौकोर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये संभव हो चुका है इस बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्पोरोसार्सिना पास्चुएरी। स्पोरोसार्सिना पास्चुएरी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल जो है वो काफ़ी हार्ड होता है और इसी वजह से ये ईंट जो है काफ़ी मजबूत बन जाती है। और जो ग्वार फलियाँ यूज़ की गई है इसके अंदर, वो यूज़ की गई है सीमेंट के स्थान पर, ठीक है। सीमेंट की वजह से क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन का उत्सर्जन यानी हानिकारक गैसें, और ये जो उत्सर्जित करती है। तो हम नहीं चाहते कि चंद्रमा पर जो है कार्बन फुटप्रिंट भरे, ठीक है। तो इसलिए हमने सीमेंट की जगह किसका यूज़ किया? ग्वार फली का यूज़ किया। तो ग्वार फली, चंद्रमा की मिट्टी और ये बैक्टीरिया, इन तीनों को मिला करके इन्होंने क्या बना दी? एक ईंट बना दी। तो याद रखेंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने ये वाली ईंट बनाई है। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु। संस्थापक थे इनके विक्रम साराभाई और फिलहाल जो अध्यक्ष है वो है के सिवन इनके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो आरबीआई ने शुरुआत की है पॉजिटिव पे नाम की योजना, ठीक है। इसके माध्यम से चेक से होने वाली धोखाधड़ी जो है रोकी जा सकती है। आज के लिए आपका सवाल है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के एक अपतटीय गश्ती ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? विराट, सार्थक, समर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मुझे इस सवाल का क्वेश्चन देना है कमेंट सेक्शन में। बार बार पढ़ा कीजिए चीज़ों को, करंट अफेयर्स रिवाइज किया कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आज 16 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के 10 अगस्त के करंट अफेयर्स भूल जाओ, 11 अगस्त के करंट अफेयर्स भूल जाओ, ठीक है। आप डे टू डे करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहा कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम जो मेरी क्लास रहती है वो आधे घंटे रहती है और मिनिमम जो क्लास रहती है वो 15 मिनट की रहती है। उसमें मैं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। तो अगर आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये रिवाइज अपने आप आपको याद हो जाएंगे, अलग से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं अपने अलग करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।